नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर 5 छोटी सी जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए संडे की स्पेशल यानी कि एनिमल स्पेशल की मॉर्निंग के साथ। पहला, दोस्तों क्या आप ऑस्ट्रेलियाई केचुआ के बारे में जानते हैं? यह अलौकिक ऑस्ट्रेलियाई केचुआ टेरिसल्वा केरिस टेरा एरिज़ोना न केवल स्वादिष्ट कैंडी की तरह दिखता है, बल्कि यह जो म्यूसिन छोड़ता है वह ल्यूमिनेसेंट है और यह 2 मीटर तक लंबा होता है। मुझे पता था कि ज़ूलॉजिक्स के पाठक इस आकर्षक क्रिएटर के बारे में अधिक जानना चाहेंगे, लेकिन ऑनलाइन लगभग कोई जानकारी नहीं पा सकते हैं। सौभाग्य से डॉक्टर जेफ डायन, सहायक निदेशक, क्वींसलैंड अनुभाग, ऑस्ट्रेलिया सरकार प्राकृतिक अनुसंधान प्रबंधन टीम केचुआ ने उदारतापूर्वक ऑस्ट्रेलिया के दुर्जेय ओलिगोचेट्स के बारे में जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, आकार निश्चित रूप से सापेक्ष है। जब हम बड़े केचुए के बारे में सोचते हैं तो हम शायद 30 सेंटीमीटर या 1 फुट या उससे अधिक की लंबाई में बढ़ने वाली प्रजाति में विचार कर रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये सभी प्रजातियां परिवार मेगास्कोलेसिडे से संबंधित है। इनमें से कुछ केचुए ज्वालामुखीय मिट्टी पर उगने वाले वर्षावन के ऊपरी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि टेरिस वाल्केरिस, टेरा रे गिनाई सुदूर उत्तर क्वींसलैंड में कैंस के पीछे पहाड़ों में पाए जाते हैं। गहरे प्रशियाई नीले रंग के होने के कारण यह बड़ी प्रजाति और भी अधिक आकर्षक है। दुर्लभ रूप से देखा जाता है, यह कभी कभी सड़क निर्माण मशीनरी द्वारा उजागर किया जाता है या जब भारी बारिश मिट्टी को संतृप्त करती है और व्यक्तियों को अपनी बिल से बाहर निकालती है। एक और असामान्य बड़ा केचुआ डिगास्टर किस्टी है, जो दक्षिण पूर्वी क्वींसलैंड के बड़े रेतीले क्षेत्र से जाना जाता है, जिसमें फ्रेजर द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला द्वीप शामिल है। यह केचुआ पार्सोलाइज्ड रेत के लिए आमतौर पर कुछ अनिश्चित है। यह असंभव नहीं निवास स्थान के रूप में माना जाता है के लिए अनुकूलित हो गया है। वे व्यापक रेतीली मिट्टी अपनी ऊपरी परत में सूखने के अधीन है, लेकिन इन उल्लेखनीय जानवरों के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए पर्याप्त ह्यूमिक सामग्री और गहरी नमी होती है। डाइगस्टर केस्टी भी बायोलुमिनेसेंट है। यह आमतौर पर लगभग 2 से 3 मीटर की लंबाई तक पहुंचता है और विस्तारित होने पर व्यास में लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। विक्टोरिया के राष्ट्रीय श्रृंखला द्वारा दर्ज सबसे बड़ा नमूना लगभग 4 मीटर यानी कि 13 फीट लंबा था। कोरम्बुरा का छोटा शहर जो एम ऑस्ट्रेलिस की घटना के ऊपरी केंद्र के पास है, करमई नामक एक वार्षिक कृमि उत्सव के साथ अपनी अनूठी पशु संपत्ति का जश्न मनाता है। यह माना जाता है कि जब इन जानवरों के करीब होते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने बिलों के माध्यम से चलने के दौरान धीमी गड़गड़ाहट की आवाज का पता लगा सकता है। दूसरा, दोस्तों पूरी तरह से 47 मिलियन वर्ष पुराने दुनिया के सबसे बड़े अजगर की खोज की है। 4.7 करोड़ साल पहले दुनिया के सबसे बड़े अजगर की खोज की गई। मेसल पिट में 1 मीटर लंबा अजगर खोजा गया जो पूरी तरह संरक्षित था। अजगर की उम्र करीब 47 साल है। दुनिया के सबसे बड़े पाइथन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। मेसोलोपाइथन फ्री एक नई अजगर प्रजाति है जिसका नाम कार्ल ज़ुए के जीवाश्म विज्ञानी एब्राहम डिनो फ्रे में प्राकृतिक इतिहास के राज्य संग्रहालय के सम्मान में रखा गया है। यह अध्ययन वैज्ञानिक पत्रिका बायोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित हुआ था। दुनिया के सबसे बड़े सांपों की सूची में अजगर भी शामिल है, जिनकी लंबाई 6 मीटर से अधिक हो सकती है। वर्तमान में इन सांपों की कई प्रजातियां मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है।
सेंकेनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड नेचुरल हिस्ट्री के डॉक्टर क्रिस्टल स्मिथ के अनुसार नए पायथन की भौगोलिक उत्पत्ति को अभी भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है। फिर भी मेसलपीट में इसकी खोज इन सांपों के विकास के इतिहास को समझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्मिथ और उनके सहयोगी डॉक्टर ने खुलासा किया कि मेसेलोपिथान फ्रेई पाइथन की नई प्रजाति जिसे हुसाम जहर से वर्णित किया है, यह अजगर का दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म रिकॉर्ड है। जाहर के निष्कर्षों के अनुसार ये सांप पहली बार यूरोप में इयोसीन के दौरान दिखाई दिए, जो कि 47 साल से भी पहले था। उनका विश्लेषण यूरोप में उनके विकास के इतिहास का पता लगाता है। हालांकि ये बड़े सांप काफी समय के लिए यूरोपीय महाद्वीप से गायब हो गए। मियोसीन में इस सर्प परिवार का जीवाश्म 23 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व तक फिर से प्रकट नहीं हुआ था। मियोसीन के बाद वैश्विक जलवायु के फिर से ठंडा होने के कारण ये अजगर एक बार फिर यूरोप से गायब हो गए। मेसल के आदिम अजगरों के विपरीत आधुनिक अजगर बोआ से पूरी तरह से अलग वातावरण में रहते हैं। उनके शारीरिक रूप से समान रिश्तेदार है। तीसरा, दोस्तों, क्या आप एलास्मोथेरियम के बारे में जानते हैं, जिसे साइबेरियन यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। एलास्मोथेरियम प्लेइस्टोसीन के माध्यम से लेट मियोसीन के दौरान यूरेशिया के लिए बड़े गेंडों का एक विलुप्त जीन है, जो कम से कम 39,000 साल पहले लेट प्लेइस्टोसीन में मौजूद था। 26,000 बीपी की अधिक हालिया तारीख को कम विश्वसनीय माना जाता है। यह एलास्मोथेरिनाई का अंतिम जीवित सदस्य था। गेंडों का एक विशिष्ट समूह उस समूह से अलग था जिसमें जीवित गेंडे होते हैं। अनुमान है कि जीवाश्म और आणविक साक्ष्य के अनुसार दोनों समूह कम से कम 35 मिलियन वर्ष पहले विभाजित हो गए थे। 5 जातियां मानी जाती है। जीनस पहली बार चीन में लेट मियोसीन में दिखाई दिया, संभवतः पोंटिक, कैस्पियन स्टेपी, कॉकेसस और मध्य एशिया में फैलने से पहले सिनोथेरियम से विकसित हुआ था। सबसे प्रसिद्ध ई सिबिरिकम, जिसे कभी कभी साइबेरियन यूनिकॉर्न कहा जाता है, एक मैमथ के आकार का था और माना जाता था कि उसके माथे पर एक बड़ा मोटा सींग था। सभी गेंडों की तरह एलास्मोथेरिस शाकाहारी थे। किसी भी अन्य गेंडों के विपरीत और कुछ अन्य गेंडों के विपरीत इसके उच्च मुकुट वाले दाढ़ हमेशा बड़े रहते और संभवतः इसे चराई आहार के लिए अनुकूलित किया गया था। इसके पैर अन्य गेंडों की तुलना में लंबे थे और इसे सरपट दौड़ाने के लिए अनुकूलित किया गया था, जिससे यह घोड़े जैसी चाल बन गया। यह आमतौर पर एक ऊनी जानवर के रूप में पुनर्निर्मित किया जाता है, जो आमतौर पर समकालीन मेगाफौना जैसे मैमथ और ऊनी राइनो में उदाहरण के लिए ऊनीपन पर आधारित होता है। हालांकि इसे कभी कभी आधुनिक गेंडों की तरह नंगे चमड़ी के रूप में चित्रित किया जाता है। 1948 में रूसी जीवाश्म वैज्ञानिक वैलेंटिन टेरियेव ने सुझाव दिया कि यह गुंबद जैसे सिंह के साथ अर्धजलीय था और एक हिप्पो जैसा दिखता था, क्योंकि जानवर के पास अन्य गेंडों में 3 पैर की उंगलियों के बजाय वेटलैंड टपीर की तरह 4 पैर की उंगलियां थी। लेकिन एलास्मोथेरियम को तब से दिखाया गया है केवल 3 कार्यात्मक पैर की उंगलियां थी और टेरियर के पुनर्निर्माण ने ज्यादा वैज्ञानिक ध्यान आकर्षित नहीं किया है। इनके ज्ञात नमूने लंबाई में 4.5 मीटर तक पहुंचते हैं। कंधे की ऊंचाई 2.5 मीटर तक होती है, जबकि काकेशिकम शरीर की लंबाई में कम से कम 5 मीटर तक पहुंचता है। 3.5 से 5 टन का अनुमानित द्रव्यमान एलास्मोथेरियम की चतुर धातुक का सबसे बड़ा गेंडा बनाता है। दोनों प्रजातियां सबसे बड़े गेंडों में से थी, जो ऊनी मेमथ के आकार की तुलना में और समकालीन ऊनी गेंडों से बड़े थे। पैर अंगुली ग्रेड थे। आगे का हिस्सा पीछे बड़ा, आगे और पीछे 3 अंगों के साथ एक अवशेषी 5वें के साथ कर भी कास्थी था। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि एक
केराटिनस हॉर्न था जो माथे पर एक गोलाकार गुंबद द्वारा इंगित किया गया था, जिसमें 13 सेंटीमीटर गहरी गुच्छेदार सतह और 90 सेंटीमीटर की परिधि थी। खांचे की व्याख्या सींग पैदा करने वाले ऊतक के लिए रक्त वाहिकाओं की सीट के रूप में की जाती थी। यह 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष गति के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलते हैं। हालांकि इनका वजन 2 गुना था, लगभग 5 टन, और इसके परिणाम स्वरूप एक अधिक प्रतिबंध चाल और गतिशीलता थी। संभवतः बहुत धीमी गति प्राप्त कर रहा था। चौथा, दोस्तों, चीन में भेड़ों का झुंड 2 सप्ताह तक लगातार एक घेरे में क्यों घूमता रहा? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं ना? उत्तरी चीन में भेड़ों का एक झुंड 14 दिनों से लगातार एक घेरे में घूमते हुए एक रहस्यमय वीडियो में कैद हुआ। भेड़ों के एक झुंड को 14 दिनों तक बिना रुके घेरे में घूमते हुए रिकॉर्ड किया गया। इस महीने की शुरुआत में दुर्लभ घटना का दस्तावेजीकरण करने वाले एक वीडियो में भेड़ों को उत्तरी चीन में अपनी कलम के अंदर एक निरंतर दक्षिणावर्त गति में घूमते देखा जा सकता है। भ्रमित करने वाले तमाशे ने दर्शकों को स्तब्ध और हतप्रभ कर दिया, क्योंकि उन्होंने भेड़ के व्यवहार को समझने की कोशिश की। झुंड की मालकिन सुश्री मेऊ झुंड के व्यवहार पैटर्न से हैरान थी और उन्होंने कहा कि झुंड के अन्य सदस्यों के शामिल होने से पहले यह कुछ ही भेड़ों के साथ शुरू हुआ था। क्लोज सर्किट कैमरे के फुटेज में आप सैकड़ों भेड़ों को एक घेरे में एक दूसरे का पीछा करते हुए देख सकते हैं। अन्य भेड़ सर्कल के बीच में खड़े होते हैं और कुछ अंततः आंदोलन में शामिल होने का फैसला करते हैं, जबकि अन्य सर्कल के केंद्र में पूरी तरह से स्थिर रहते हैं। यह रहस्यमय वीडियो 4 नवंबर को इनर मंगोलिया के बाओटू शहर में एक फार्म में लिए गए थे, जहां 34 भेड़ों के बाड़े हैं, लेकिन केवल पिन नंबर 13 की भेड़ ही अजीब हरकतें कर रही थी। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से भेड़ों ने ऐसा बर्ताव किया। डेली मेल ने बताया कि एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण जानवर की कुछ प्रजातियां भ्रमित दिखाई देती है और मंडलियों में घूमने लगती है। लिस्टेरियोसिस एक बीमारी जो आमतौर पर बैक्टीरिया लिस्टेरिया से संक्रमित भोजन के माध्यम से फैलती है। मस्तिष्क के हिस्से को प्रभावित करती है, जिसे भेड़ अजीब व्यवहार कर सकती है। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से अध्ययन किया है कि शार्क और कछुए जैसे कुछ अन्य जानवर गोलाकार पैटर्न में क्यों चलते हैं। हालांकि वे अभी तक कारण के बारे में कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं। 5वां, दोस्तों, क्या आप फैनटेल कबूतर के बारे में जानते हैं? द फैनटेल फैंसी कबूतर की एक लोकप्रिय नस्ल है। यह 30 से 40 पंखों से बने एक पंख के आकार की पूंछ की विशेषता है, जो कबूतर का परिवार के अधिकांश सदस्यों की तुलना में सामान्य रूप से अधिक है, जिसमें आमतौर पर 12 से 14 पंख होते हैं। माना जाता है कि इस नस्ल की उत्पत्ति पाकिस्तान, भारत, चीन, जापान या स्पेन में हुई थी। कई उपकिस्में हैं, जैसे कि अंग्रेजी फैंटेल, इंडियन फैंटेल और थाई फैंटेल। चार्ल्स डार्विन अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पहले अध्याय में इसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि यह रॉक कबूतर का वंशज था। रेशमी नामक एक पंख उत्परिवर्तन होता है जो फैंटेल की पूंछ के पंखों को एक दिलचस्प फीता प्रभाव देता है। इस उत्परिवर्तन के साथ फैंटेल्स की सिल्की या लेस फैंटेल्स के रूप में जाना जाता है। रेसिंग कबूतर और टिप्पर के प्रशिक्षण में अक्सर कबूतर उड़ने वालों द्वारा फैंटेल्स का उपयोग किया जाता है। उन्हें ड्रॉपर के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें उन्हें उड़ने वाले पक्षियों के आने और खिलाए जाने के संकेत के रूप में मचान लैंडिंग बोर्ड पर रखा जाता है। इस नस्ल को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने पेश किया था। वे इंडियन फैंटेल्स के समान है, लेकिन शुद्ध सफेद है और उनकी पूंछ पर रिबन जैसी धारियां हैं। थाईलैंड के बाहर प्रजनन करना मुश्किल है और बहुत कम लोगों ने ऐसा किया है। पाकिस्तान में एक ब्रीडर ने विभिन्न नस्लों के काले रंग के और नर भूरे रंग की मादाओं की जोड़ी बनाकर सफलतापूर्वक धारीदार थाई फैंटेल का उत्पादन किया है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।